नमस्कार दोस्तों, टीचिंग बेसिक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जीके और जीएस की, यानी कि जीके और जीएस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है, दाद की बीमारी किस कवक से होती है। तो दाद की जो बीमारी है वो कौन से कवक द्वारा होती है। तो दाद की बीमारी, पहले तो एक बात प्रश्न हल हुआ हमारा कि दाद की बीमारी कवक द्वारा होती है। कवक का नाम क्या है, तो कवक का नाम है ट्राइकोफाइटोन या माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम या ट्राइकोफाइटोन द्वारा होती है दाद की बीमारी। डायनेमा क्या है, तो डायनेमा एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि काम करने की जो ऊर्जा है उसको बिजली में कन्वर्ट करता है, यानी कि विद्युत में कन्वर्ट कर देता है। कौन? डायनेमा। विद्युत मोटर क्या है, तो विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, यानी कि बिजली की जो ऊर्जा है उसको काम करने की ऊर्जा में बदल देती है। अगली बात करें, ससंजक बल क्या है, तो ससंजक बल क्या होता है, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है। तो एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल होता है, उसे कहते हैं ससंजक बल। अब ससंजक मानी समान, समान, तो समान अणुओं, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो कहलाता है ससंजक बल। ठोसों में ससंजक बल अधिक और गैसों में ससंजक बल क्या होता है, कम होता है। अब बात करें आसंजक बल की, तो आसंजक बल क्या होता है, दो आमानी नहीं, सामानी समान, जो समान ना हो तो आसंजक बल कहलाता है। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसे कहते हैं आसंजक बल, यानी कि अलग अलग पदार्थ के अणु के मध्य जो आकर्षण बल लगता है उसे कहते हैं आसंजक बल। और समान एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल वो कहलाता है आकर्षण बल। तो आसंजक बल एक ही वस्तु का दूसरी वस्तु से चिपकना, यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु का चिपकना क्या कहलाता है, आसंजक बल का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखें, आवृत्ति क्या होती है, तो आवृत्ति कहते हैं कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करती है, कोई वस्तु एक कंपन करती है और एक सेकंड में जितना कंपन करती है तो वो कहलाती है उसकी आवृत्ति। क्या कहलाती है, आवृत्ति। आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज। आवृत्ति का जो मात्रक है वो होता है हर्ट्ज। आवृत्ति का जो फार्मूला है वो है n बराबर 1/t। तो n बराबर 1/t, t क्या है यहाँ, आवर्तकाल, और एक क्या है, एक सेकंड। तो एक सेकंड में जितना कंपन करती है वो क्या कहलाता है, उसकी आवृत्ति कहलाती है। सरल लोलक, अब सरल लोलक क्या होता है, सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, क्या है सरल लोलक। तो सरल लोलक की हम बात करें, t बराबर होता है 2π अंडरवुड के अंदर L/g, ये इसका फार्मूला है। t क्या है, तो t यहाँ पर आवर्तकाल है, L डोरी की लंबाई है और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। t आवर्तकाल, L डोरी की लंबाई, g गुरुत्वीय त्वरण है। चंद्रमा पर आवर्तकाल बढ़ जाता है, तो चंद्रमा पर, जैसे आप चंद्रमा पर जाएं तो क्या आवर्तकाल बढ़ जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। पृथ्वी पर g के मान का चंद्रमा पर 1/6 गुना हो जाता है। तो पृथ्वी पर जो स्मॉल g होती है, स्मॉल g का जो मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। यदि आप चंद्रमा पर जाते हैं तो ये मान कितना हो जाएगा, 1/6 गुना हो जाता है पृथ्वी की अपेक्षा। अगर हम बात करें सदिश राशियाँ, तो सदिश राशियाँ क्या होती हैं, सामानी सहित और दिशमानी दिशा, यानी कि दिशा सहित, जिसमें क्या हो, दिशा हो, परिमाण हो। अब हम बात करें याद कैसे करेंगे इनको, तो विषुवत बल, सदिश राशि विषुवत बल। तो बी से हो गया विस्थापन, सा से हो गया संवेग, बा से हो गया वेग, ता से त्वरण, भा से बल। तो विस्थापन, संवेग, वेग और त्वरण और बल, ये कैसी राशियाँ, ये सदिश राशियाँ हैं। और भी होती हैं सदिश राशियाँ, तो जिनके अंत में क्या आ जाए, आघूर्ण हो, प्रवणता हो, तीव्रता हो और वेग हो, तो वे भी कौन सी राशि होती हैं, वे भी सदिश राशियाँ होती हैं। वो भी क्या कहलाती हैं, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे बल आघूर्ण, तो आघूर्ण इसके अंत में आया तो कैसी राशि है, सदिश राशि है। जैसे ज्योति तीव्रता, तो तीव्रता उसके अंत में आया तो कैसी राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशियों को याद कर लें तो अदिश राशि जो बाकी बचे हैं वो क्या कहलाएंगी, अदिश राशियाँ कहलाएंगी। तो विषुवत बल, बी से विस्थापन, सा से संवेग, बा से वेग,
ता से त्वरण, बा से बल। तो विस्थापन, संवेग, वेग, त्वरण और बल, बलाघूर्ण, प्रवणता, तीव्रता और वेग, ये सब सदिश राशियाँ कहलाती हैं। अगर हम बात करें अदिश राशियाँ क्या होती हैं, तो अदिश राशियों की बात करें, अदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं। अदिश राशियों को याद करने की जो फार्मूला वो क्या है, उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो। ऊ का मतलब वो ऊष्मा या ऊर्जा, सा से समय, आ से आयतन, द्रा से द्रव्यमान और ता से तापमान, को से कार्य, चा से चाल, बी से विद्युत धारा, दो से दाब। तो ऊष्मा ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, तापमान, कार्य, चाल, विद्युत धारा और दाब, ये सब कैसी राशियाँ, अदिश राशियाँ। आ मानी नहीं, दिश मानी दिशा, जिसमें दिशा ना हो, जिसमें दिशा ना हो। तो आप या तो अदिश राशियों को याद कर लें या फिर सदिश राशियों को। कैसे याद करेंगे, तो सदिश राशियों को विषुवत बल, अदिश राशियों को उस आर्द्रता को चाबी दो। तो एक याद हो जाएगी तो दूसरी अपने आप निकाल लेंगे। अगली बात करें हम अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण की हम बात करें कि अवतल दर्पण क्या है और अवतल दर्पण को कैसे आप पहचानेंगे। तो अवतल दर्पण को देखें, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो क्या, 6 कंडीशन में उसकी प्रतिबिंब की स्थिति बनती है। वो कौन कौन सी कंडीशन है, तो आइए देखते हैं। वस्तु जब अनंत पर हो, वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F पर प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो, ये वस्तु है, ये वस्तु है, कहाँ रखी है, अनंत पर रखी है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F पर प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा, यानी कि वस्तु से छोटा बनेगा। अगली कंडीशन क्या कहती है, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत तथा वक्रता केंद्र C, यानी कि अनंत तथा वक्रता केंद्र C के बीच हो, C के बीच हो, तो वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। अब जो वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो फोकस तथा C के मध्य उल्टा बनेगा, यानी कि फोकस और C वक्रता केंद्र के मध्य उल्टा बनेगा, तो ये प्रतिबिंब बना। कब, जब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच वस्तु हो तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। अगली तीसरी कंडीशन क्या कहती है, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच क्या रखी हो, वस्तु रखी हो, ये ऊपर वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा C तथा वक्रता केंद्र के मध्य बड़ा। तो C और वक्रता केंद्र C कहाँ बनेगा, तीसरी कंडीशन में C तथा अनंत के मध्य बड़ा बनेगा, तो C तथा अनंत के मध्य क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो ये बना है प्रतिबिंब, ये बना है प्रतिबिंब। और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। चौथी कंडीशन क्या कहती है, जब वस्तु F पर हो, जब वस्तु कहाँ रखी हो, F पर रखी हो, ये वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पर बनेगा और उल्टा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा और उल्टा बनेगा, और क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। कहाँ, जब वस्तु F पर रखी हो। अगली कंडीशन, जब वस्तु फोकस तथा P ध्रुव के बीच, पोल के बीच वस्तु रखी हो, किसके बीच, फोकस और पोल के बीच ये वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा सबसे बड़ा बनेगा। तो इस दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा और क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। छठी कंडीशन क्या कहती है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा और बराबर बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो प्रतिबिंब का वक्रता केंद्र पर बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा और बराबर बनेगा। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो बड़ा, छोटा, बराबर, सीधा और उल्टा, आभासी और वास्तविक दोनों बनती हैं। सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, बराबर भी बनता है, बड़ा भी, छोटा भी और आभासी भी और वास्तविक, ये दोनों तरीके के प्रतिबिंब बनते हैं। कहाँ, अवतल दर्पण के अंदर। अगली हम बात करें तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो हमारा समांतर सिरा विन्यास। तो समांतर सिरा विन्यास क्या होता है, समांतर सिरा विन्यास की हम बात करें, समांतर सिरा विन्यास, तो देखें समांतर सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास। तो समांतर सिरा विन्यास किस किस में पाया जाता है, कहाँ कहाँ पर समांतर सिरा विन्यास होता है। तो समांतर सिरा विन्यास की जो होती हैं, पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो झकड़ा जड़ें होती हैं, और एक बीजपत्री पौधों में समांतर सिरा विन्यास
पाया जाता है, जैसे गेहूं और केला। गेहूं और केला एक बीजपत्री पौधे हैं, इनमें झकड़ा जड़ा पाई जाती है और समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। जाली का सिरा विन्यास, अब ये जाली का सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास है क्या चीज़? देखा होगा आपने कि पत्ती होगी और पत्ती में क्या हूँ, एक जालिका की तरह होती हैं, जाली टाइप की हूँ, कई रेखा खिंची हूँ तो वो क्या कहलाती है, जालिका। और सीधी सीधी समांतर रेखा खिंची हुई है तो वो कहते हैं समांतर सिरा विन्यास। तो जड़ा कैसी होती है इनकी, जाली का सिरा विन्यास के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ा होती है मूसला जड़ें। द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, चना, मूली और नीम, ये कैसी हैं, द्विबीजपत्री पौधे हैं। जाली का सिरा विन्यास पाया जाता है। यदि आप कैसे पहचानेंगे ये समांतर सिरा विन्यास के पौधा है या जाली का सिरा विन्यास का है, तो कैसे पहचाने, जब बीज दे दिया जाए आपको तो उसे पहचानने का जो फार्मूला है, समांतर सिरा विन्यास का जो बीज चोल होगा वो क्या रहता है, सिंगल रहता है। क्या रहता है, सिंगल। और जाली का सिरा विन्यास का जो बीज चोल होता है वो क्या होता है, दो भागों में अलग अलग विभाजित हो जाए। जैसे हम बात करें किसकी, चना की, तो चना को आप तोड़ कर देखना तो चना के दो भाग हो जाएंगे, एक भाग इधर को एक भाग इधर को, तो वो क्या कहलाता है, जाली का सिरा विन्यास का पौधा है और द्विबीजपत्री है। क्या है, द्विबीजपत्री है। पौधों में प्रजनन, पौधों में प्रजनन कौन कौन सी कंडीशन से होता है, तो गुलाब में जो प्रजनन होता है वो कलम द्वारा होता है, और आलू में जो प्रजनन होता है वो कलिका द्वारा होता है, और पत्थर चट्टा में जो प्रजनन होता है वो पत्ती द्वारा होता है, शकरकंद में जो प्रजनन होता है वो जड़ द्वारा होता है। तो आलू यानी कि आलू में जो प्रजनन होगा वो कलिका द्वारा, गुलाब में होगा कलम द्वारा, और पत्थर चट्टा में होगा पत्ती द्वारा, शकरकंद में होता है जड़ द्वारा। एक वस्तु का द्रव्यमान 15 किलोग्राम है। एक वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 15 किलोग्राम है। वह 15 मीटर पर सेकंड वेग से चल रही है, तो उसका संवेग क्या होगा, तो संवेग का जो फार्मूला है वो P बराबर mv, P बराबर mv। तो अब P इधर संवेग पूछ रखा है तो P को इधर लिख ले। m कितना है 15 और b कितना है 15, तो 15 में कितना 225, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा। अगला प्रश्न हम देखें, स्थिर अवस्था में द्रव क्या करता है, तो स्थिर अवस्था में द्रव सभी दिशाओं में दबाव डालता है। जब द्रव क्या हो, स्थिर अवस्था में हो तो सभी दिशाओं में दबाव डालता है। एलपीजी क्या है, तो एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, हिंदी में कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का ऊष्मीय मान अधिक होता है, और ये ऊष्मीय मान यानी ऊष्मा का मान इसका क्या होता है, अधिक होता है, और इसके दहन से H2O निकलती है। इसके दहन से क्या निकलती है, H2O, यानी कि जल की मात्रा हल्की हल्की क्या निकलती है, जल की मात्रा निकलती है। रंगहीन, गंधहीन, ज्वलनशील गैस है। ये कैसी गैस है, रंगहीन है, गंधहीन है और ज्वलनशील है। मिश्रण, ये एलपीजी किस किस के मिश्रण से बनी हुई है, तो एलपीजी का जो मुख्य संगठन है वो है ब्यूटेन। क्या है, ब्यूटेन। तो एलपीजी का मुख्य संगठन क्या है, ब्यूटेन। और अगर बात करें तो इथेन और प्रोपेन से मिलकर बनती है, इथेन और प्रोपेन से मिलकर बनती है। मुख्य संगठन पूछ ले तो क्या है, ब्यूटेन है। पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं, तो पृथ्वी पर ऋतुएं किसके कारण बदलती हैं, तो पृथ्वी पर जो ऋतुएं बदलती हैं वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण बदलती हैं। पृथ्वी पर ऋतुएं बदलने का जो कारण है वो पृथ्वी अपनी अक्ष पर ही क्या करती है, घूर्णन कर रही है, तो उसकी के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं। अपकेंद्री बल क्या है, अपकेंद्री यानी कि केंद्र से बाहर की ओर, अप मानी फैलना, अभी मानी सिकुड़ना, तो अभिकेंद्र बल, तो केंद्र से बाहर की ओर बल लगाए, यानी कि ये केंद्र है और इससे बाहर की ओर बल लगाया जाए तो ये क्या कहलाता है, अपकेंद्री बल। जैसे मशीन में कपड़े का धोना और दूध से क्रीम निकालना, मशीन में जो कपड़े धोने की जो मशीन होती है वो अपकेंद्री बल पर आधारित होती है, और दूध से जो क्रीम निकालते हैं वो भी क्या है, अपकेंद्री बल पर आधारित है। अब अभिकेंद्री बल क्या होता है, तो अभिकेंद्री बल की बात करें, क्या, केंद्र की ओर बल लगाना, यानी कि जो केंद्र है तो इसकी ओर बल लगाना, केंद्र की ओर बल लगाना। जैसे सूर्य के चारों ग्रहों की गति, अब सूर्य के चारों ओर ग्रह क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, यानी गति कर रहे हैं, तो वो ग्रह किसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, सूर्य की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सूर्य की ओर क्या हो रहा है, खिंचाव हो रहा है उनका, तो वो कहलाता है अभिकेंद्री बल। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना, अब एक इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन किसकी ओर दबाव डालते हैं, किसकी ओर, जो नाभिक होता है नाभिक की ओर, तो ये क्या कहलाता है, अभिकेंद्री बल, यानी कि केंद्र की ओर बल लगाना। अपकेंद्री बल, केंद्र से बाहर की ओर बल लगाना। अगला हमारा जो प्रश्न रहेगा वो हमारा व्यतिकरण। तो व्यतिकरण क्या है, व्यतिकरण की हम बात करें तो समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं। समान आवृत्ति की आवृत्ति को हम पहले समझा चुके हैं, आवृत्ति क्या है, तो समान आवृत्ति के दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में
एक ही दिशा में गमन करती हैं तो वो क्या कहलाता है, व्यतिकरण कहलाता है। जैसे साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना, तो साबुन के जो बुलबुले होते हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं, वो किस कारण दिखाई देते हैं, तो वो व्यतिकरण के कारण दिखाई देते हैं। केरोसिन तेल की परत पानी में रंगीन दिखाई देती है। आपने देखा होगा केरोसिन बोला तो मिट्टी का तेल, तो मिट्टी के तेल की जो परत होती है वो पानी में रंगीन दिखाई देती है, वो किसके कारण दिखाई देती है, तो वो दिखाई देती है किसके कारण, व्यतिकरण के कारण, व्यतिकरण के कारण। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा वो प्रश्न हमारा यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम की हम बात करें, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के मध्य कौन सा चैनल है, तो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के मध्य जो चैनल है वो है इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल। लचीला, यूनाइटेड किंगडम में कैसा संविधान है, तो यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान है। और फ्रांस यूनाइटेड किंगडम के अंदर आता है फ्रांस, तो फ्रांस क्या है, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के मध्य कौन सा चैनल है, तो वो इंग्लिश चैनल है। फ्रांस किसानों का देश कहलाता है। यूरोप का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर, कौन, फ्रांस। फ्रांस यूरोप का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर। और पेरिस यहाँ की राजधानी है, और पेरिस विश्व का सबसे क्या है, इत्र नगरी कहलाती है। विश्व की सबसे बड़ी इत्र नगरी क्या है, पेरिस है। अगली बात करें बेल्जियम, तो बेल्जियम की जो राजधानी है वो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। और ये किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, यूरोप महाद्वीप में स्थित हैं। और ब्रुसेल्स में क्या है, नाटो का सैन्य संगठन मुख्यालय है। नाटो की हम बात करें तो नाटो की जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो के अंदर 28 मेंबर हैं, 28 मेंबर में से, और 28 मेंबर कहाँ के, यूरोपियन हैं, 2 मेंबर उत्तरी अमेरिका से हैं, तो टोटल कितने हुए, 30 मेंबर हैं। नाटो की जो स्थापना हुई थी वो 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में हुई थी। तो नाटो का जो मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स के अंदर स्थित है। फुल फॉर्म पूछे तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन है। 28 मेंबर यूरोपियन हैं, 2 मेंबर उत्तरी अमेरिका से हैं। स्थापना पूछे तो 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में हुई थी। नीदरलैंड, तो नीदरलैंड का एक स्थान है एम्स्टर्डम। तो एम्स्टर्डम में क्या होता है, हीरे की कटाई एवं पॉलिश की जाती है। तो हीरे पर जो कटाई और जो पॉलिश की जाती है वो कहाँ की जाती है, एम्स्टर्डम के अंदर की जाती है। नीदरलैंड के अंदर एक स्थान है हैग शहर, तो हैग शहर में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, हैग शहर के अंदर स्थित है। हीरे की कटाई एवं पॉलिश कहाँ की जाती है, तो एम्स्टर्डम के अंदर की जाती है। विश्व का सबसे छोटा देश, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे छोटा देश है वो है वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी कहाँ स्थित है, तो वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यूक्रेन की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यूक्रेन की जो सबसे लंबी नदी है वो है डनीपर नदी, डनीपर नदी। और डनीपर नदी अपना जल कहाँ गिराती है, तो काला सागर में अपना जल गिराती है। यूक्रेन की सबसे लंबी नदी वो डनीपर नदी काला सागर में अपना जल गिराती है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न है आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत की हम बात करें, आल्प्स पर्वत का जो विस्तार है वो कहाँ कौन कौन से देशों में है, तो फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में क्या आल्प्स पर्वत का विस्तार है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह माउंट ब्लांक सबसे ऊंची चोटी है आल्प्स पर्वत की। तो आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक चोटी है। अगले हम बात करें, अगला प्रश्न है एपिनोइंस पर्वत। एपिनोइंस पर्वत, तो एपिनोइंस पर्वत कहाँ स्थित है, एपिनोइंस पर्वत इटली के अंदर स्थित है। और यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। तो यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। जूरा पर्वत कहाँ स्थित है, तो जूरा पर्वत फ्रांस के अंदर स्थित है। यूरोप का खेल मैदान किसे कहते हैं, तो यूरोप का जो खेल मैदान है वो स्विट्जरलैंड को कहते हैं। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल मैदान कहते हैं। यूरोप का गर्म कंबल क्या है, तो यूरोप का जो गर्म कंबल है वो गल्फ स्ट्रीम को कहा जाता है। तो गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है और स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल मैदान कहा जाता है। इटली में एक मैदान है लोम्बार्डी का मैदान, इटली में मैदान है लोम्बार्डी का मैदान। और वहीं इटली से एक नदी निकलती है पो नदी का जो क्षेत्र है, तो पो नदी इटली से निकलती है और पो नदी के जो क्षेत्र है उसे कहते हैं लोम्बार्डी का मैदान। और लोम्बार्डी के मैदान को कहते हैं धान का कटोरा, धान का कटोरा।
स्पेन में एक शहर है सेविल्ले शहर, सेविल्ले शहर। तो स्पेन के अंदर जो सेविल्ले शहर है वो यूरोप का सबसे गर्म शहर है। यूरोप का सबसे गर्म शहर कौन सा है? तो वो है सेविल्ले शहर, सेविल्ले शहर। अगली हम बात करें पेरिस। पेरिस, पेरिस क्या है? पेरिस फ्रांस की राजधानी है। तो फ्रांस की राजधानी कौन है? पेरिस। और विश्व का सबसे सुंदर शहर, विश्व का सबसे सुंदर शहर कौन सा? पेरिस है। विश्व का सबसे सुंदर शहर पेरिस। विश्व का सबसे अच्छा कॉस्मेटिक सामान बनाया जाता है। तो विश्व का सबसे अच्छा कॉस्मेटिक जो सामान बनाया जाता है वो पेरिस के अंदर बनाया जाता है। विश्व की इत्र नगरी किसे कहा जाता है? तो विश्व की इत्र नगरी पेरिस को कहा जाता है। अगर हम बात करें एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ये बाल्टिक देश कहलाते हैं। तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ये कैसे देश हैं? तो ये बाल्टिक देश कहलाते हैं क्योंकि बाल्टिक सागर के पास में है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो यूरोप का जो सर्वोच्च शिखर है वो है माउंट एलब्रुज, माउंट एलब्रुज यूरोप का सर्वोच्च शिखर। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस उत्तरी अमेरिका। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस उत्तरी अमेरिका से आर्कटिक वृत्त होकर जाता है। तो आर्कटिक वृत्त कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है? तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस और उत्तरी अमेरिका। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है नदियों का। तो नदियों की हम बात करें, नदियों की हम बात करें, नदियाँ कौन सी नदी कहाँ पर है, कहाँ से निकलती है? तो हम देखें सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। और दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? दामोदर नदी है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी नदियाँ त्रिवेंकेश्वरम पहाड़ से निकलती है गोदावरी नदी। पेन्नार नदी चेन्नई के सब पहाड़ी से निकलती है। नदियों की वीडियो हमने बहुत ही डिटेल से बताया है। नदियों कौन सी नदी बरसाती नदी है, कौन सी नदी सदाबहारी नदियाँ हैं। तो हमारी वीडियो देखें और आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कौन सी नदी कैसे कैसे निकलती है और कहाँ कहाँ पर अपना रुकाव करती है और जाते हुए कहाँ अपना जल गिराती है। तो सोन नदी अमरकंटक पहाड़ से निकलती है, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और गोदावरी नदी तिरुवंकेश्वरम पहाड़ से निकलती है। पेन्नार नदी चेन्नई के सब पहाड़ी से निकलती है। पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। किस किस के मध्य? तो बाबर बसर से लोदी। तो बाबर और किसके मध्य हुआ था? इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। बैरम खां जो अकबर की ओर से था और हेमू शेरशाह सूरी की ओर से था। तो बैरम खां और हेमू के मध्य हुआ था। अगर वो ऑप्शन में ना हो तो अकबर और हेमू होगा, अकबर और सूरशाह सूरी होगा, यानी शेरशाह सूरी। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो कब हुआ था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 14 जनवरी 1761 को। तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। मराठा और बसर से अहमद शाह के मध्य हुआ था। तो मराठा और अहमद शाह के मध्य तृतीय युद्ध और बैरम खां और हेमू के मध्य द्वितीय युद्ध, बाबर और लोधी के मध्य प्रथम युद्ध पानीपत का। अब बात करें हम विटामिन की। किसकी? विटामिन की। तो विटामिन में देखें, विटामिन की हम बात करें तो विटामिन क्या होता है? तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। बी विटामिन क्या? कॉम्प्लेक्स है। तो विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है वो है रेटिनॉल, बी का थायमिन, ए का एस्कॉर्बिक अम्ल और के का कैल्सिफेरॉल और टा का यानी कि ई का क्या है? टैकोफेरॉल और के का क्या है? फ्लुक्यूनोन। तो ये तो इसके वैज्ञानिक नाम। कैसे याद रखेंगे? तो रथ एक टाफी। तो ए रा, बी था, सी ए, डी का ईटा और के फी यानी कि एफ बोला तो फी। तो विज्ञानिक ए का नाम हो जाएगा रेटिनॉल, बी का हो जाएगा थायमिन, सी का हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल, डी का हो जाएगा कैल्सिफेरॉल, ई का हो जाएगा टैकोफेरॉल, के का हो जाएगा फ्लुक्यूनोन। तो ये तो हो गया वैज्ञानिक याद करने की फार्मूला। अब बात करें इससे होने वाले रोग। तो विटामिन ए की कमी से रोग होता है वो होता है रतौंधी रोग। बी की कमी से क्या होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग।
और सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग, और डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स रोग, ई की कमी से होता है नपुंसकता रोग, और के की कमी से रक्त का थक्का जमना। अब इनके खोजकर्ता कौन कौन है, तो विटामिन ए और विटामिन बी के जो खोजकर्ता हैं वो क्या है, मैकुलन। अब एक बात बताएं कि पहले रा से रथ, तो ए बी, रथ ए बी, तो ए हो और बी हो, दोनों के खोजकर्ता मैकुलन साहब हैं। मैकुलन की बात करें तो मैकूस को हम शो करेंगे मेकअप। तो पहले राजा महाराजा जब कहीं जाते थे तो रथ का मेकअप किया जाता था, तो राथा पे कौन है, ए बी, तो ए बी के खोजकर्ता कौन हो गए, मैकुलन साहब। बात करें हम सी की, तो देखो सी गोल कर दें तो ये इसका आधा कटा हुआ भाग है, तो इसे कहते हैं हॉल कट, यानी कि आधा कटा हुआ भाग, तो सी के खोजकर्ता कौन है, हॉल कट। डी कैल्सीफेरॉल मिलेवी, यदि कि आपसे आप देखा होगा आप किसी से मिलने जाएं तो क्या लगाते हैं, कैल्सीफेरॉल, यानी कि क्या लगाते हैं, फेरॉल, फेरा लवली, यानी कि फेरा लवली लगाते हैं। तो किससे मिलने जाएं तो कौन है इसकी खोजकर्ता, डी के, वो है मिलेवी साहब, कैल्सीफेरॉल मिलेवी साहब। अब ई से क्या होगा, ईवांस, ई से ईवांस, तो ई के खोजकर्ता कौन है, ईवांस साहब। के खोजकर्ता कौन है, डेम या डेजी, तो के खोजकर्ता कौन है, डेम या डेजी। अब बात करें बी कॉम्प्लेक्स, तो बी कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, बी कॉम्प्लेक्स में देखें B7 क्या है, बायोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, अनिंद्रा रोग। B7 की कमी से कौन सा होता है, अनिंद्रा रोग। विटामिन B12 को कहते हैं साइनोकोबालमीन, कोबाल्ट धातु पाई जाती है विटामिन B12 में। कोबाल्ट धातु किसमें पाई जाती है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तंत्रिका तंत्र गड़बड़ करने लगता है, किसकी, विटामिन B12 की कमी से। विटामिन B5 क्या है, पेंटोथेनिक, 5 और पेंटा, तो पेंटोथेनिक इसका वैज्ञानिक नाम है। इसकी कमी से क्या होता है, बाल कमज़ोर होते हैं। विटामिन को हमने बहुत ही डिटेल से बताया, आप हमारी वीडियो पे जाएं और विटामिन को देखें, बिल्कुल एक बार देखने के बाद ज़िंदगी में आप विटामिन को नहीं भूल पाएंगे। तो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।